Hello, my dear students. I welcome you all to my channel Renaissance Coaching. और आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर द इंटरव्यू। ये आपको बहुत ही पजलिंग लगता है बिकॉज इसमें कुछ नेम्स ऐसे यूज हुए हैं, बट हम इसको बहुत इजी करके चलेंगे। पहले मैं आपको बता दूं इसमें है क्या। बेसिकली जो इंटरव्यूज होते हैं बड़े सेलिब्रिटीज के, तो वो इस इंटरव्यू से बचना क्यों चाहते हैं, क्या उसके लिए मिथ्स हैं और क्या रियलिटीज हैं, बस वही इसमें अनफोल्ड किया है, उसी के बारे में है ये। ठीक है, सो शुरू करते हैं द इंटरव्यू। ओके, now since its invention a little over 130 years ago, the interview was become a commonplace or has become a commonplace of journalism. So 130 years से भी पुरानी ये इन्वेंशन है, ये इंटरव्यूइंग की जर्नलिज्म में। सो जर्नलिज्म में क्या होता है कि आप इंटरव्यू लेके ही पता चलाते हैं कि क्या हो रहा है उसके उनकी पर्टिकुलर लाइफ्स में या वो किस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। सो थ्रू क्वेश्चनिंग, right? Now today almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. चाहे कोई लिटरेट कितना भी हो, लेकिन किसी ना किसी ने एक इंटरव्यू जरूर पढ़ा है अपनी लाइफ में, right? While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. So किसी ना किसी ने, while others from the other point of view, अगर आप सामने दूसरे point of view से देखें तो बहुत सारे ऐसे thousands of celebrities हैं, they have been interviewed over the years. सालों में उनके पता नहीं कितने interviews हो चुके हैं, some of them repeatedly, बार बार भी हुए हैं, right? Now so it is hardly surprising that opinions of the interview, ये बहुत surprising है देखना कि जो opinions है, जो उसमें आपके व्यू पॉइंट्स आते हैं इंटरव्यू में, of its functions, methods and merits very considerably, कि उनका काम क्या है, functions क्या है, methods क्या है, merits क्या है, सब इंटरव्यूज के अलग अलग होते हैं। Right? Now some might make quite extravagant claims. Extravagant का मतलब है excessive, कोई बहुत ज्यादा excessive elaborate claims करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा elaborate होके डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, कोई बहुत इसमें से सच्चाइयां निकाल लेता है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और ये इंटरव्यूज को करना ये एक आर्ट से कम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं इट इज अ प्रैक्टिस, इट इज एन आर्ट। Now others, usually celebrities, जो बाकी celebrities हैं, who see themselves as its victims, जो celebrities हैं वो अपने आप को इसके victims मानते हैं, यानी कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, they are the victims of this bad thing as interview, ठीक है। might despise the interviews, despise का मतलब है they might hate these interviews। अब आप खुद ही बताइए कौन होगा जो इसको हेट करेगा। आई थिंक जिसको अपनी पर्सनल लाइफ में उसको इंटरवेंशन नहीं कराना है, राइट ना, एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। सो अनवारंटेड का मतलब क्या है? अनवारंटेड का मतलब है नॉट जस्टिफाइड, कि ये सही नहीं है उनकी लाइफ में दखल अंदाजी करना, राइट। सो इंट्रूजन मतलब इंट्रूडिंग, इंटरवेंशन, दखल अंदाजी करना नाउ इनटू देयर लाइफ, और feel that it somehow diminishes them, और या उनको ऐसा लगता है, diminish का मतलब होता है कम होना, ठीक है, तो उनकी या तो इमेज को कम करता है ये इंटरव्यू। just as in some primitive cultures, primitive मतलब एज ओल्ड, ओल्डन, ठीक है। तो जैसे पुराने कल्चर्स में क्या होता था, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, अगर कोई पोर्ट्रेट फॉर्म में उसकी अच्छी फोटो ले लेता है, then one is stealing that person's soul। तो ऐसा मानते थे पुराने कल्चर्स में कि आपने अच्छी सी एक फोटोग्राफ लेके उस पर्सन की जो सोल है उसको चुरा लिया है, राइट। ये मान्यता थी पुराने कल्चर में। नाउ V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews. V.S. Naipaul को क्या लगता है कि आपने इंटरव्यू लेके उसको जख्मी कर दिया है इंटरव्यू से, and lose a part of themselves, और ऐसा लगता है कि हमारे अंदर का कोई पार्ट आपने ले लिया है। Now Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interview. जो लुइस कैरोल जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखा था, वो ने ऐसा लगता है कि इंटरव्यू करना या इंटरव्यू होना आपके साथ एक हॉरर से कम नहीं है, एक भूतिया इंसिडेंट से कम नहीं है। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और वो कभी माने ही नहीं कि उनका कभी इंटरव्यू कोई ले पाए।
right? Now it has its horror of being lionized. Lionized का मतलब है give a lot of public attention, ठीक है? इंटरव्यू देने का मतलब क्या है कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक अटेंशन लाना, right? Which made him does repel would be acquaintances. Repel का मतलब होता है drive away, force back, और उससे उनकी force back पीछे की तरफ उनको force लगती थी with would be acquaintances, interviewers and the persistent petitioners for his autograph. ठीक है, तो जो भी उनके ऑटोग्राफ्स वगैरह लेना चाहते थे, अब क्या होगा अगर आप एक पब्लिक इंटरव्यू जब दोगे तो लोग बाग ज्यादा आपको अटेंशन देंगे, ज्यादा आपको ऑटोग्राफ्स के लिए रीच आउट करेंगे और भी ज्यादा आपको जानेंगे, ठीक है? एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट. अम्यूजमेंट का मतलब होता है खुशी. सो और क्या होगा, वो बाद में आफ्टरवर्ड्स ही वुड रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस. वो अपने सक्सेस की जो स्टोरीज है उनको साइलेंस ही करते रह जाएंगे विद सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, राइट? उसके बाद V.S. Naipaul, known as a cosmopolitan writer, V.S. Naipaul एक cosmopolitan writer की तरह जाने जाते हैं. In his travel books and in his documentary works, he presents his impressions of the country of his ancestors, that is India. वो अपनी books में ancestors India के जो हैं उनके बारे में दर्शाते हैं. He received the Nobel Prize in Literature in 2001 में उनको literature के ऊपर Nobel Prize भी मिला है V.S. Naipaul को. Now, Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. Condemnatory मतलब बहुत strong disapproval दिखाया है Rudyard Kipling ने भी interviews के ऊपर, right? Towards the interviewer. His wife Caroline writes in her diary. So Rudyard Kipling की जो wife है कौन, कैरोलिन, उन्होंने भी अपनी डायरी में इसके ऊपर लिखा है for 14th October 1892 that the day was wrecked by two reporters. wrecked का मतलब है destroyed. दो रिपोर्टर्स ने उनका उस दिन बिल्कुल पूरा दिन खराब कर दिया. How? From Boston. She reports her husband as saying to the reporters. वो बताती हैं कि उनके जो हस्बैंड है रुडियर्ड किपलिंग वो रिपोर्टर्स को बोल रहे थे why do I refuse to be interviewed, मैं क्यों मना करूंगा इंटरव्यू करने के लिए, because it is immoral. क्योंकि ये मॉरली करेक्ट नहीं है. इट इज अ क्राइम जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माय पर्सन एज एन असॉल्ट. असॉल्ट का मतलब है मेक अ फिजिकल अटैक ऑन. बिल्कुल ये उसी तरह से है जैसे मेरे ऊपर कोई फिजिकली अटैक हो रहा हो, ठीक है? ये उतना ही बड़ा क्राइम है and just as much merits punishment. और जितनी उसके लिए assault के लिए punishment मिलनी चाहिए उतना ही ये interview के लिए होना चाहिए, because उसमें जो harassment है वो बराबर है, right? Now it is cowardly and vile. Vile का मतलब है extremely unpleasant. ये cowardly है यानी कि ये bravery का act नहीं है, right? और ये unpleasant भी है. Now, no respectable man would ask it. कोई भी respect इज्जतदार इंसान नहीं चाहेगा कि उसका इंटरव्यू हो, much less give it. Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. ले इतना सब होने के बाद भी रुडियर्ड किपलिंग ने मार्क ट्वेन को थोड़े साल पहले एक इंटरव्यू देना पड़ा था. Right? Rudyard Kipling, a prolific writer who was known as the poet of the common soldier. तो रुडियर्ड किपलिंग एक बेहतरीन राइटर है जो जिन्होंने एक पोएम भी लिखी थी कॉमन सोल्जर के ऊपर. किपलिंग, रुडियर्ड किपलिंग की जंगल बुक भी आई है, विच इज अ स्टोरी ऑफ किम्बल ओहर एंड हिज एडवेंचर्स इन द हिमालयाज. ये भी एक बुक आई है विच इज कंसिडर्ड एज अ चिल्ड्रंस क्लासिक ऑल ओवर द वर्ल्ड. राइट नाउ H.G. Wells in an interview in 1894 he referred to the interviewing ordeal. अब उन्होंने ये जो पूरा interviewing का ordeal है उसके बारे में बताया. ये H.G. Wells क्या है, हमने कुछ साल पहले आपके सिलेबस में थी द इनविजिबल मैन. उसकी बड़ी अच्छी नॉवल थी, आई थिंक 12th में मैंने कराई भी है बच्चों को, ठीक है? वो काफी साल 4-5 साल पहले सिलेबस में थी, अब नहीं है, पूरी नॉवल थी, ठीक है? सो H.G. Wells एक नॉवलिस्ट है, एक जर्नलिस्ट है, सोशोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, and he is known for his works of scientific fiction. Right? Now Wells' best known books were The Time Machine, The Invisible Man, मैंने आपको बताया, The War of the Worlds. So H.G. Wells एक बहुत बड़े राइटर हैं.
नाउ व्हाट डज इट से, एजी वेल्स इंटरव्यू देते हैं इन 1894 एंड वो रेफर करते हैं इसको द इंटरव्यूइंग ऑर्डील। ऑर्डील का मतलब क्या लिखा है, अ वेरी अनप्लेजेंट और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस। सो इंटरव्यू देने को वो एक बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस बताते हैं, बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई एंड 40 years later, वो बहुत बड़े बहुत साल तक वो एक इंटरव्यूई रहे हैं और उसके 40 साल बाद ही फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टेलिन। और काफी साल बाद उन्होंने ये रियलाइज किया कि आज वो जोसेफ स्टेलिन का इंटरव्यू ले रहे हैं। Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described, उन्होंने भी describe किया interviews as being like thumbprints on his windpipe. Right now, yet despite the drawbacks of the interview, it is supremely serviceable medium of communication. इतने सारे drawbacks बताने के बाद भी ये इंटरव्यू ही एक कम्युनिकेशन का, लोगों के बीच में बातचीत का सबसे बड़ा जरिया बनता है। Okay, now these days more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews। जो हमारे अलग अलग impressions बने हैं हमारे जो कंटेम्प्रेरीज हैं, यानी कि जो भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे फेम वाली जिंदगी ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम एज अनदर, जो दो दो जिंदगियां जी रहे हैं एक साथ, ठीक है, एक फेम की एक अलग, तो ऐसे लोगों के लिए मतलब बहुत अलग अलग इंप्रेशंस हम इंटरव्यू के थ्रू ही गुजार पाते हैं। Now Dennis Bryan has written almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another। ये सब जो है ना इनकी लाइफ के बारे में हमें किससे पता चलता है, उसी एक इंसान से जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उससे। Now because of this the interviewer holds a position of unprecedented power and influence। so interviewer जो है ना उसी के पास ये पूरी पावर है। unprecedented मतलब इससे ना known, never known before, इससे पहले इतनी पावर पता नहीं थी, बट इंटरव्यूअर के हाथ में ही सारी पावर है इन्फ्लुएंस की, वो जैसे चाहे इंटरव्यूई को वैसे दिखा सकता है। Now I'm a professor who writes novels on Sundays। उम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं संडेज को नॉवेल्स लिखता हूँ। The following is an extract from an interview of Umberto Eco। अब ये एक उम्बर्टो इको का एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट है। The interviewer is मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। द हिंदू हमारा जो न्यूज़पेपर है उसके ये इंटरव्यूअर है मुकुंद पद्मनाभन, और वो इंटरव्यू ले रहे हैं उम्बर्टो इको का। Now Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation। Formidable का मतलब है inspiring fear or respect through being impressively large, powerful। बहुत ही fearless और powerful इंसान है ये, राइटर है, ठीक है, और उन्होंने एक ऐसी अपनी इम्प्रेशन बनाया है। ही इज अ स्कॉलर फ्रॉम हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स क्या होता है, एक स्टडी ऑफ साइंस है, ठीक है। उम्बर्टो इको ने इसमें ये सब किया हुआ है। एंड लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडिवल एस्थेटिक्स। मिडिवल एस्थेटिक्स का मतलब है ये एक ब्रांच है ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है, बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। तो फिक्शन लिखने से पहले ही वाज दिस, right? Now literary fiction, academic tests, essay, children's books, newspapers, articles, ये सब इन्होंने लिखा है। has is written output is staggeringly large। staggeringly का मतलब होता है कि शॉक देने वाला है कि उन्होंने कितनी variety of work किया हुआ है, and wide ranging। Now in 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of द नेम ऑफ द रोज। उन्हें कौन सा ईयर था ये, 1980 में द नेम ऑफ द रोज जो इन्होंने नॉवल लिखी थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टारडम मिला था, बहुत फेम मिला था, which sold over more than 10 million copies। 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज उसकी बिकी थी, द नेम ऑफ द रोज के। Now Mukund says the English novelist and academic once remarked, I can't understand how a man can do all the things he does। वो कहते हैं कि यार मुझे, मुकुंद पद्मनाभन ये क्वेश्चन करते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि एक इंसान इतना काम कैसे कर सकता है। Now Umberto Eco says, maybe I give the impression of doing many things, but in the end I'm convinced I'm always doing the same thing। लेकिन अगर मैं लास्ट में देखूं तो मैं हमेशा एक ही काम कर रहा हूँ, हालांकि लोगों को ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं बहुत काम करता हूँ। सो मुकुंद सेज, एक ही काम करता हूँ, और वो कौन सा है, which is
So he asks that. Now Umberto Eco says, now that is more difficult to explain. I have some philosophical interests and I pursue them through my academic work. कि मेरे कुछ philosophical interest है और वो मैं अपने academic work के साथ साथ करता हूँ और अपनी novels के साथ साथ. Now even my books for children are about non-violence and peace. जो मैं बच्चों के लिए books लिखता हूँ वो भी non-violence और peace के ऊपर होती है. You see the same bunch of ethical philosophical interest. वो भी वही same चीज होती है, उसमें भी वही philosophical interest होता है, वही ethics होते हैं, right? Now and then I have a secret. Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? If you eliminate the empty spaces in all the atoms? अब ये क्या बात कर रहे हैं कि एटम्स होते हैं, उनके बीच में कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, ठीक है. हम कहते हैं ना, हमने बचपन में पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें एटम्स आर लूजली पैक्ड, एटम्स आर टाइटली पैक्ड. तो वो जो पैक्ड जब होते हैं तो उनके बीच में फिर भी कुछ स्पेस बचता है. व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट ऑल दोस स्पेसेस? बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर अब तो उम्बर्टो इको कहते हैं कि अगर हम उन स्पेसेस को यूज कर लें, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माय फिस्ट. अगर हम उन स्पेसेस को भर दें, तो सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ empty spaces in our lives. हमारी lives में भी ऐसे ही बहुत सारे empty spaces होते हैं. I call them interstices. उन empty spaces को हम interstices कहते हैं. And say you are coming over to my place. आप मेरे घर आ रहे हैं. You are in an elevator and while you are coming up, I'm waiting for you. ठीक है, तो अब मैंने सारा काम तैयार कर लिया है, आप आ रहे हैं, आपके लिए वेट कर रहा हूं. दैट वेटिंग टाइम इज एन इंटरस्टाइसिस फॉर हिम. नाउ दिस इज एन इंटरस्टाइस एंड एम्प्टी स्पेस. नाउ आई वर्क इन दोस एम्प्टी स्पेसेस व्हाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फॉर द फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर. तो वो जो एक एम्प्टी स्पेस है, टाइम वेस्टेज है, जो मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, एक एम्प्टी स्पेस है, इंटरस्टाइस है, उसको मैं यूज करता हूं. I have already written an article. वो कहता, और मैंने अब already एक article लिख लिया है. Right? Now Mukund says not everyone can do that. Of course, हर कोई नहीं कर सकता कि मैं थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा हूँ, उतनी देर में उतने इंटरस्टाइसेस में आपने एक आर्टिकल लिख दिया. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality. Right about it. It is marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. Now, have you consciously adopted an informal approach? क्या आपने जानबूझ के ये informal approach अपनाई है, or is it something that just came naturally to you? या ये natural ही आपके अंदर imbibe हो गई है? Now, Umberto Eco says, when I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of a certain subject. Scholars बहुत सारे subjects learn करते हैं. Then they make a lot of false hypotheses. और बहुत सारी false hypotheses भी बनाते हैं. Then they correct them, उनको सही करते हैं, and at the end they put the conclusions. Now you on the contrary told the story of your research. उसके opposite आप देखो, तुमने अपनी research बताई, even including your trials and errors. तुमने अपने trials और errors भी बताए हैं. And at the same time he recognized I was right, और उसने ये पहचाना भी कि मैं सही था, and went on to publish my dissertation as a book. और उसके बाद मेरे काम को उसने as a book present किया, which meant he appreciated it. बुक में डालना ही इसका मतलब था कि उसको मेरा काम पसंद आया, and he appreciated it. Now Mukund says, talking about novels, from being a famous academic, you went on to becoming a spectacular famous after the publication. तो कहते हैं बुक की बात करें तो उसके बाद में आपकी नेम ऑफ द रोज जो बहुत ज्यादा 10 million कॉपीज उसकी बिकी है. How did it become so famous? So you have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, and at least more than 20 of them. So Umberto says not 20, it's over 40. So Mukund over 40, among them a seminal piece of work on semiotics. ठीक है, but ask most people about Umberto Eco. आप देखो, आपने इतना नॉवल का काम किया है, लेकिन अगर Umberto Eco के बारे में किसी से पूछो तो he says he is a novelist. Does that bother you? कि आपको कोई ऐसे परेशानी नहीं होती है कि आपने इतना साइंस फिक्शन वगैरह के लिए काम किया है, लेकिन फिर भी आपको एज अ नॉवलिस्ट जानना चाहता है? So Umberto Eco says, yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. कि मैं असली में तो एक प्रोफेसर हूँ जो सिर्फ संडेज को नॉवेल्स लिखता है. It's not a joke. I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers. मैं academic जो मेरी
ये कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, मैं वो ज्वाइन करता हूँ बिकॉज मेरा वो मेन प्रोफेशन है एज अ प्रोफेसर। ये तो मैं साइड में संडेज को नॉवेल्स लिखता हूँ, मैं कोई पेन क्लब्स या राइटर्स के नहीं जाता हूँ ज्वाइन करने के लिए। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द academic community, right? But okay, if they यानी कि उनके जो रीडर्स हैं, जो फैंस हैं, if they have read only the novels, तो वो मुझे नॉवलिस्ट बुलाएंगे। I know that by writing novels I reach a larger audience and I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics। अगर मैं semiotics के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोचता था कि 1 million reader मेरा semiotics पढ़ेगा। Of course वो मेरी novels ही पढ़ेगा। Now Mukund says, this brings me to my next question. अब next question क्या है? The Name of the Rose is a very serious novel. It's detective yarn of at one level, but it also delves into the metaphysics, theology and medieval history. इन सब topics के ऊपर भी है, ठीक है? Now yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? कि ये इन सब टॉपिक्स की बारे में थी, बट फिर भी बहुत लोगों ने इसको एंजॉय किया। क्या ये आपको बॉदर करता है? So Umberto Eco says, no, journalists are puzzled. कि जर्नलिस्ट ना आप लोग पजल ही रहते हो। At sometimes publishers, और कभी कभी पब्लिशर्स भी पजल हो जाते हैं। And this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experiences. लोगों को डस्टबिन ट्रैश ज्यादा पसंद है, ना कि difficult readings पसंद है। Consider there are 6 billion people on this planet, right? Now Name of the Rose sold between 10 to 15 million copies, सही है। So in a way I reach only a small percentage of readers. आप सोचो 6 बिलियन में से सिर्फ मैं 15 मिलियन लोगों तक पहुंच पाया हूं। सो परसेंटेज कितनी कम है मेरे रीडर्स की, बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस। I myself at 9 p.m. after dinner मैं भी टेलीविजन देखता हूँ and want to see either Miami Voice or Emergency Room. I enjoy it, I need it, but not all day. ठीक है, मैं पूरे दिन ये सब नहीं करता हूँ। तो इसी तरीके से बहुत तरह के रीडर्स हैं जिन्हें डिफिकल्ट स्टोरीज या डिफिकल्ट रीडिंग्स नहीं पसंद आती हैं। Right? Now Mukund says, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it is dealt with a period of medieval history? इसलिए शायद क्योंकि ये medieval history से belong करती है जो आपकी बुक है, इसलिए शायद इसका सक्सेस होना का मंत्रा यही है। So Umberto says, that's possible, but let me tell you another story. Now because I often tell stories like a Chinese wise man, मैं एक Chinese wise man की तरह हमेशा stories सुनाता हूँ। My American publisher said, while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. तो मेरी जो publisher थी वो कहती थी कि इसकी 3,000 से ज़्यादा copies नहीं बिकेंगी, क्योंकि ये उस टाइम की वो है जिसमें ये कैथेड्रल्स होते थे, चर्चेस होते थे, और किसी ने आजकल की दुनिया में ये सब नहीं देखा है, so they will not be able to relate it. So I was given an advance for 3,000 copies, तो उसने मुझे बस 3,000 copies का ही advance दिया था, but in the end it sold 2 to 3 million in the US. A lot of books have been written about the medieval past far before mine. I think the success of the book एक मिस्ट्री है कि क्यों ये मेरी बुक सक्सेस हुई। Nobody can predict it. I think if I had written The Name of the Rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. Why it worked at that time is a mystery. मैं 10 साल बाद लिखता या और 10 साल पहले लिखता तो भी इसका जो सक्सेस है वो एक मिस्ट्री ही रहता, जो अभी भी है। ठीक है, आई होप मैंने आपको बहुत इजी करके ये चैप्टर समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अपलोड कर दूंगी। टिल देन, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।